नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के एक बयान के बाद, या फिर कह दीजिए कि उन्होंने एक चुनौती दी थी डिबेट की, वो भी सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, और कहा था कि वो डिबेट के लिए क्या तैयार हैं, जिससे अब राजनीति शुरू हो गई। अब राजनीति का मतलब समझिए इस पर कि वार पलटवार प्रतिक्रियाएं दोनों पक्षों से आनी शुरू हो गई हैं। और इस पर ही आगे बढ़ते हुए बैज ने मुख्यमंत्री से क्या कहा था, दीपक बैजनी ने, कि अपने आप कार्यों का हिसाब जो है, वो जवाब जो है, वो जनता के सामने रखिए। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें ये सलाह दी थी कि आप मुझसे चर्चा कर लीजिएगा बाद में, लेकिन आप पहले इस विषय पर बात कर लीजिए विभाग के मंत्री से, विजय शर्मा जी से, जो कि हैं। और इस पर फिर और भी आगे बढ़कर बयान आता है जो कश्यप जी देते हैं, और वो कहते हैं कि दीपक बैज जो है वो बुझ चुके हैं, मतलब एक कटाक्ष करते हैं। कुल मिलाकर ये आगे कहा जाता है, जो चर्चा में हम देखेंगे। बात कहाँ से शुरू होती है, जब दीपक बैज चुनौती देते हैं, और उसके बाद जब कहा जाता है कि ठीक है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप गृह मंत्री से ही आइए और चर्चा कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। फिर उसके बाद क्रियाओं का कुल मिलाकर दोनों ओर से संवाद का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है। संवाद भी कैसा, राजनीतिक संवाद ऐसा शुरू होता है, जो कि मैं देख रहा था, आज भी मैं था, लगातार ये सब चल रहा है। इस पर आज हम बात करेंगे कि आगे जाकर राजनीति इस पर कहाँ ठहरती है, क्या कुछ निकलता है, या फिर बयानबाजी तक ही ये चीज़ें सीमित रह जाती हैं, वो भी राजनीतिक बयानबाजी। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को पूरे 9 महीने हो चुके हैं। इस दौरान प्रदेश में घटी कुछ घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। इसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाते हुए सीएम साय को डिबेट के लिए चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने कार्यों का जवाब जनता के सामने रखना चाहिए। यह बयान राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्म चर्चा का विषय बन गया है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले दीपक बैज को गृह मंत्री से बात करनी चाहिए, उनका जवाब देने के लिए ये ही काफी है। उन्होंने यह भी कहा कि बैज की स्थिति अब कमजोर हो चुकी है, उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो रहा है और उन्हें अपनी स्थिति को समझना चाहिए। मंत्री केदार कश्यप ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दीपक बैज बुझ चुके हैं और उनका राजनीतिक लॉ खत्म हो गया है। उन्होंने याद दिलाया कि बैज हाल के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हार चुके हैं। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, डेट भी आप तय कर लीजिए, जगह भी आप तय कर लीजिए, समय भी आप तय कर लीजिए। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप तो बहुत आंकड़े लेते हैं, आप लोग गृह मंत्री, आप दोनों, आप आंकड़े लेके आना 15 साल और इस 10 महीने का। हम आंकड़े लेके आएंगे भूपेश बघेल सरकार की, हमारी सरकार की 5 साल का दीपक बैज लेके बैठेगा। पहले हमारे गृह मंत्री जी से कर लें। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की ओर से दी गई चुनौती के बाद इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच प्रतिक्रियाओं का नया दौर शुरू हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पीसीसी अध्यक्ष सीएम की सलाह पर गृह मंत्री से संवाद के लिए तैयार होते हैं, या फिर इन मुद्दों पर सिर्फ राजनीति ही जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर। तो ये आपने सब कुछ देखा, इस पर बातें हो रही हैं, राजनीति हो रही है, और जैसा मैंने कहा कि लगातार इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं। चर्चा ये कि क्या संवाद होता है या फिर बातें यहीं ख़त्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष मेहमानों का जो पैनल में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर किरण बघेल हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। किरण जी, आपका स्वागत है। और अनिल चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी समझाएंगे कि कहाँ तक पहुँचेगी ये यात्रा जो शुरू हुई है बयानों से। आपसे शुरुआत कर लूँ बघेल जी, किरण जी। जैसा कि कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले आप बात कर लीजिए, किससे, गृह मंत्री जी से बात कर लीजिए, विजय शर्मा से बात कर लीजिए। तो क्या सचमुच जब मुख्यमंत्री ने कहा है तो ये तैयारी है आपकी कि आप बात करने को तैयार हैं दीपक बैज जी से? हालांकि बाद में ये पूछूंगा अनिल जी से कि क्या वो विजय शर्मा जी से बात करने को तैयार हैं। किरण जी, पहले आप बता लीजिए।
देखिए संजय जी, जी जिस जिस जल्दबाजी से दीपक बैज जी ने न्याय यात्रा स्टार्ट किया, मुझे लगता है कम से कम उनको 1 साल का मौका देना था भाजपा को काम करने के लिए, हमारी सरकार पर के काम को देखने के लिए, आंकलन करने के लिए। मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। 1 साल का समय देना था, और 1 साल जो उन्हें मिला था वो शायद अपने संगठनात्मक जो कमियां हैं, जो आपसी सामंजस्य की कमी दिख रही है इनके नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच, अगर उसको उसके लिए यात्रा करते या उसको जोड़ने की कोशिश करते तो इसका बेहतर परिणाम आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव में मुझे लगता है शायद देखने को मिलता। फिर भी अगर वो जल्दबाजी में कर रहे हैं तो उसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार ये जो न्याय यात्रा थी सुपर फ्लॉप शो रहा, जिससे आप देख सकते हैं बड़े बड़े नेताओं ने दूरी बना के रखी, कई नेता तो वहां पहुंचे नहीं, और न्याय यात्रा में भी न्याय तो इनको मिला नहीं, पोस्टर बोर्ड देखने को मिला। कुछ नेता आप वहीं यात्रा से बीच से चले गए, कुछ में सिर्फ फुटबॉल होते रहे। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा अपने आप में ही इनके लिए एक चुनौती रही कि आपसी नेताओं में सामंजस्य देखने को, जो खुल के जो इसमें जो मनमुटाव आया वो इस यात्रा में बिल्कुल जनता के सामने आ रहे हैं। तो पहले मुझे लगता है अपने पार्टी में सामंजस्य बिठाने का काम करते बैज जी तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता। रही बात डिबेट की, तो मुझे लगता है विष्णुदेव साय जी बहुत वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन और बहुत अच्छे नेता हैं। मुझे लगता है कि उनको वो अपना जो दायित्व बहुत अच्छी तरह निर्वहन कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं संजय जी, 4 साल पहले जब विष्णुदेव साय जी की जगह विक्रम हुसैनी जी को रखा था, अध्यक्ष बनाया गया था, तो यही कांग्रेस थी जो बड़ा शोर करती थी कि आदिवासी दिवस के दिन इनका आदिवासी अध्यक्ष को हटाया गया है। अब उसी अध्यक्ष को जब सीएम के पोस्ट में रख दिया, तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो यही कहती हूँ कि दीपक बैज तो स्वयं एक आदिवासी नेता है, तो मुझे लगता है 1 साल का काम कम से कम विष्णुदेव साय जी को फ्री हैंड देना चाहिए। उसके बाद डिबेट और बाकी चीजें तो दूसरी बात है। और मुझे लगता है वो अपने काम में इतने तत्पर है तो उनके पास समय भी नहीं है दीपक बैज जी के उलूल जुलूल सवालों का जवाब देने के लिए। तो मुझे लगता है ये जो उन्होंने बोला है कि मेरे उप मुख्यमंत्री आपके लिए काफी, तो बहुत सही जवाब दिया है। ठीक है अनिल जी, एक तो ये कह रही हैं किरण बघेल जी कि भाई अब साहब आपने तो समय से पहले ही यात्रा शुरू कर दी, थोड़ा इंतजार कर लेते, काम तो करने देते, आपने पहले यात्रा शुरू कर दी। दूसरी बात ये सवाल वही आपसे मैं दोहराता हूँ, जैसा मैंने किरण जी से पूछा कि क्या विजय शर्मा जी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद सलाह दी है, उनसे बात करने को तैयार हैं बैज जी, और होगी बात? संजय जी, इनके गृह मंत्री विजय शर्मा जी से बात करने के लिए तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता काफी है, क्योंकि वो हिसाब मांगेगा कि साहब आपके जिले में जिन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के नाम पर आप हंगामा करते थे कांग्रेस शासनकाल में, क्योंकि नक्सलियों ने 1-2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी, हमने तो पूरी अपनी अग्रिम पंक्ति खोई है। ऐसा कौन सी बात हुई कि आपके गृह जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता गुरऊ राम साहू को फांसी पर लटका दिया गया? उसके बाद पुलिस की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे पदाधिकारी रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद तीसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशांत साहू को पुलिस कस्टडी में पुलिस द्वारा मार दिया गया। तो पुलिस ने हत्या कर दी, लगभग ये स्थिति बनी। तो ऐसी कौन सी स्थिति है? जी जी माफी चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है संजय जी? हाँ जी? जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ आ रही है आवाज अनिल जी, मिल रही है आवाज। क्या कोई आवाज में समस्या है अनिल जी के? अनिल जी मिल रही है आवाज मेरी? अनिल जी आवाज मिल रही है मेरी? चलिए मैं अनिल जी के पास वापस लौटता हूं। अब रमेश पांडे जी से पहले मैं पूछ लूं, क्योंकि अनिल जी मिल रही है आवाज? लगता है अनिल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है रमेश पांडे जी, जैसा कि आप, ठीक है अनिल जी बात कहेंगे, अभी पूरी बात हम उनकी सुनेंगे, लेकिन मूल रूप से जब ऐसी चुनौती दी जाती है, जब डिबेट की बात कही जाती है, कहा जाता है कि आइए खुलकर संवाद कीजिए, जब ये कहा जाता है फिर समय आप बताइए, स्थान आप बताइए, तो ये रमेश जी ये रोचक नहीं होगा कि एक बार ये डिबेट ऐसा अगर हो जाए? हालांकि मैंने पहले भी कई बार ऐसी चुनौतियां देखी हैं, लेकिन डिबेट होते नहीं देखा है, चर्चा संवाद होते मैंने कभी नहीं देखा है।
देखिए ये एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिकल स्टंट है और पब्लिक के बीच अपना प्रभाव जमाने के लिए इस तरह की बातें होती है। जी तो छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आवाज उठा रही है, ये उसका हक है, उसका नैतिक दायित्व है और इसको उठाना भी चाहिए। जी और सत्ता पक्ष के लोगों को मैं समझता हूँ इसका विरोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घटनाएं तो हुई ही है, उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए। जी अब सवाल उसका ये है कि सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस बात से नाराज हो जाते हैं कि आपने आवाज क्यों उठा दी, और विपक्ष पर ये आरोप लगाने लगते हैं कि आपने था तो ऐसा किया था, तो ज्यादा हुआ था, कम हुआ था, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन जो सही बात है वो है कि पब्लिक को शांति मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उसकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। कवर्धा कांड जिस घटना को लेकर के आंदोलन चल रहा था, उसमें 3 लोगों की मौत होना स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, तो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, हल्का सा वो अभी मेरे ख्याल से डिबेट जैसे स्तर पर मामले को उतारना ठीक नहीं है। और इस तरह से बातें तो होती रहती है, कांग्रेस अपना पक्ष रख रहा है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। अभी बीजेपी के लोगों ने सवाल किया कि कांग्रेस के जो 3 राज्यसभा सदस्य हैं वो कांग्रेस की पदयात्रा में नहीं शामिल हुए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही हैं। अब एक तरह से ये कहिए कि मामले को उलझा करके दूसरे मोड में ले जाया जाने की कोशिश हो रही है। जी 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 क्या अनिल जी से बात हो पा रही है? ठीक है डॉक्टर किरण बघेल जी, जैसा कि अनिल जी कह रहे हैं कि ये जो बातें होती हैं, तो मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है और ये है कि उप मुख्यमंत्री क्या संवाद उनके साथ करेंगे। किरण जी थोड़ा ये बताइएगा कि आपने इन मुद्दों को भी एक बड़ा मतलब इन विषयों को भी एक बड़ा मुद्दा आपने बनाया है कि आपके जो राज्यसभा के सांसद हैं जो यहाँ से चुने गए हैं वो इस यात्रा में नहीं आए। आप लगातार ये सवाल उठा रही हैं कि आप जब यात्रा लेकर निकले तो उस बीच बहुत से ऐसे दृश्य देखने को मिले जो बताते हैं कि भाई कुछ बन नहीं रही थी नेताओं की आपस में। लेकिन जब कांग्रेस कहती है कि छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, मैं यही सवाल करता हूं आपसे इसी विषय पर, ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब यात्रा निकलती है, जनता जुड़ती है, जैसा कि कांग्रेस का दावा है कि जुड़ी, जैसे कि न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी और भी यात्राएं निकाली थी, वो कहती है, दावा करती है कि इसका असर देखने को मिलेगा और देखिए इसका भी यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं संजय जी, जिस प्रकार से मैंने बताया ना कि इनका जो शो था न्याय यात्रा बिल्कुल फ्लॉप रहा। कितने नेता तो पोस्टर को लेकर फाड़ने में ही लगे रहे, और मैं कहा ना कि कितने नेता पहुंचे नहीं। चरणदास महंत जी मैंने सुना है कि वो आधे धरना स्थल से ही वापस चले गए, और कई बड़े नेताओं ने लगातार दूरी बना के रखी कि कहीं श्रेय लेने की भी होड़ थी कि इसका श्रेय कहीं दीपक बैच को ना चला जाए। मुझे लगता है ये सब चीजें तो थी ही। और रही बात आपने जो कहा कि 3 सांसदों के, तो बिल्कुल लाजमी है। छत्तीसगढ़ से 3 सीटें थी जो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र को मिलनी चाहिए थे। ये बिल्कुल जिस प्रकार भूपेश बघेल जी 5 साल तक छत्तीसगढ़ियावाद का आलाप रखते रहे, और जब छत्तीसगढ़ियों के साथ न्याय करने की बात आई, 3 राज्यसभा सीट की बात आई, तो छत्तीसगढ़ के बच्चों का, छत्तीसगढ़ के लोगों का हक मार के इन्होंने बाहर से राज्यसभा सांसद आउटसोर्सिंग कर लिए। जहां वो आउटसोर्सिंग के खिलाफ थे, शिक्षकों के आउटसोर्सिंग के खिलाफ थे, वही मुख्यमंत्री 3 राज्यसभा सांसद को आउटसोर्स करके ले आए। तो सीधी तौर पर छत्तीसगढ़ के एक नेता का हक मारा गया। यही कारण है कि चरणदास महंत जी को सार्वजनिक जगह पे कहना पड़ा कि वो मेरी अंतिम इच्छा राज्यसभा जाने की, वो डायरेक्टली भूपेश बघेल जी को भी नहीं कह पाए। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के जो नेता थे कांग्रेस के, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। तो इसको भी न्याय, अगर दीपक बैच जी अपने ही नेताओं को न्याय पहले दिला देते तो न्याय यात्रा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इस बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जब छत्तीसगढ़ से उनको चुन के यहाँ पे राज्यसभा सीट में भेजा गया है, तो कम से कम न्याय यात्रा में तो कम से कम अपनी शक्ल दिखा देती छत्तीसगढ़ की जनता को। तो छत्तीसगढ़ की जनता भी जान जाती कि 3 नेता कौन है।
तो मैं फिर यही कहना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पहले अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को भी ठीक है, ठीक है। रमेश पांडे जी, एक बात बताइएगा, आप तो सुन रहे होंगे जो कह रही हैं किरण बघेल जी, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिस वजह से बार बार कुछ इश्यूज आ रहे हैं नेटवर्क के। रमेश पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बताइए। मैं ये एक बात करना चाहता था, एक राजनीतिक इसका विश्लेषण क्या हो सकता है, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं और उसी नज़र से आप देखते हैं जब ये न्याय यात्रा निकली उसमें बड़े मतलब इसको लेकर काफ़ी दावे किए गए। ये यात्रा जो है वो आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में जो भी होने वाले हैं उसमें बहुत असर दिखाएगी। दूसरी ओर कुछ बातें, कुछ समीक्षक ये भी बता रहे थे, ये यात्रा निकली और इस यात्रा ने जो कलह की स्थिति थी, जो कलह के अलग अलग केंद्र थे, जो स्पॉट्स हुआ करते थे, उन्हें सतह पर लाकर खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर ये कहना था कि इससे नुकसान ही हुआ भाई साहब। अगर करना था तो पहले एक रणनीति, व्यापक रणनीति और एक योजना बनाकर, आप जैसा कि कहा जाता है भाजपा के बारे में, भाजपा कोई भी कार्यक्रम इवेंट बनाकर करती है और उसे एक पूरे, एक कहा जाए कि एक खाके में बिठाकर रखती है, कहाँ की कब किसकी कैसी भूमिका होगी। तो इसका उल्टा असर देखने को मिलेगा इस यात्रा का, ये कहा जा रहा है। आप किस ओर हैं, क्या समझते हैं आप? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो कांग्रेस की न्याय यात्रा है जी, वो एक पक्ष, एक पहलू ये जरूर है कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस में कुछ अंतर्कलह इससे उजागर हुआ है। एक प्लेटफॉर्म पर ये भी बातें चल रही हैं जी, और इसका कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, उठाना पड़े, या थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाए, ये भी एक अलग पहलू। जी, लेकिन जो दूसरा एक आम पब्लिक से जुड़ा पहलू है, वो पहलू ये है कि जो पब्लिक के बीच और जनता के बीच जो समस्याएं हैं, जैसे ये इस चीज को आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि कानून व्यवस्था निश्चित रूप से थोड़ा सा सवाल उठा है, कुछ घटनाएं बढ़ी हैं। कवर्धा कांड उसका प्रमुख केंद्र रहा है। तो कवर्धा गृह मंत्री का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी कैसे हो रही है, इस पर सवाल उठना लाजमी है और कांग्रेस ने त्वरित ढंग से इससे आवाज उठाई और निश्चित रूप से पब्लिक के बीच इसका थोड़ा सा असर पड़ेगा और पब्लिक में ये बात समझ में आएगी कि नहीं नहीं, कांग्रेस ने अच्छा किया इस मुद्दे को समय से और बहुत बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर उठाया। आप देखिए, मैं जिस घटना का जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, उस घटना की पृष्ठभूमि ये है कि सरपंच और उप सरपंच के बीच ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। आप समझिए कि ये विवाद हत्या तक पहुंच जाए, फिर सामूहिक हत्या तक पहुंच जाए और इसका इंटेलिजेंस इनपुट स्थानीय पुलिस के अधिकारियों को न हो, स्थानीय प्रशासन को न हो पाना, ये की नेग्लिजेंसी है सरकार के ऊपर। निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस ने उसी सवाल को खड़ा किया है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और इस मामले में सरकार को जानकारी तक नहीं हो पाई। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल तो है और इस सवाल का जो समय से कांग्रेस ने उठाया है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस है वो एक दूसरा विषय है, दूसरा पहलू है, उसको फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन सरकार का जो है, सरकार को इसका कहीं न कहीं नुकसान थोड़ा ही सही उठाना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जब जो एकजुटता नहीं दिखी, जैसा कि बार बार भाजपा बोल रही है कि कोई कभी चला जा रहा था, कोई कभी आ जा रहा था। हालांकि हम देखें, जब बाद में ये पोस्टर फाड़ने वाला ये सब जो कांड हुआ, उसके अगले दिन शायद आला कमान की तरफ से कोई संदेश आया, फिर देखा गया कि सारे नेता एक साथ थे, मंच पर थे, उसको लेकर भी बहुत सारी टिप्पणियां की गई। तो ये जब सब कुछ सतह पर आता है तब नेतृत्व पर सवाल तो उठता है ना। ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ आप देख रहे होंगे, विधानसभा चुनाव से लेकर के ये विवाद चला आ रहा है। कांग्रेस के नेता एक मन से एक दूसरे के विरोध करते नजर आ रहे हैं और बहुत सारे कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये कोई कांग्रेस के लिए बहुत आश्चर्यजनक पहलू नहीं है कि ये विरोध हो गया, गुटबाजी हो गई। ये तो कांग्रेस की मूल संस्कृति है। मान के कांग्रेस के बड़े नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वह उनके साथ बैठा करता था, बातें होती थी, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, कुछ ऐसी गूढ़ बातें वो कहते थे।
पहला तो उनका ये था कि मुझसे कहते थे कि उपाध्याय जी राजनीति में असंभव शब्द है नहीं। दूसरी एक बात कहते थे कि दूसरी पार्टियों के लिए गुटबाजी भले अभिशाप हो, लेकिन कांग्रेस गुटबाजी के कारण ही सत्ता में आती है, क्योंकि वहां पर गुटबाजी का अर्थ एक सकारात्मक बिंदु होता, सकारात्मक पक्ष था कि भाई मेरे गुट का ये और मुझे इसे जिता कर लाना है, मेरे गुट का ये मुझे इसे जिता कर लाना है। और अलग अलग गुट वहीं तक हावी होते थे जब तक कि वो टिकट दिया जाना है, उसके बाद सब वो गुट अपने अपने लोगों को जिताने में लग जाते थे, जीत कर आते थे, सरकार बनती थी। मैं एक छोटी सी बात इसी में जोड़ना चाहता हूँ। एक घटनाक्रम कांग्रेस के बड़े नेता के बात जो आपने बोला, कांग्रेस के एक हमारे काफी सीनियर लीडर हैं, तो परिचित हैं, उन्होंने एक बार एक वाकया सुनाया कि एक उनके मित्र थे, वो पेशे से वकील थे, तो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े सम्मेलन में जा रहे थे। उन्होंने वकील साहब ने कहा कि मैं भी चलना चाहता हूं, तो बोले ठीक है चलिए आप भी चलिए। तो कांग्रेस के सम्मेलन जहां हो रहा था, जब वो मुख्य द्वार पर वहां पहुंचे, तो चूंकि कांग्रेस के बड़े नेता थे तो वहां जो गार्ड लगे थे उन लोगों ने उनको एंट्री करा दी, लेकिन उनके साथ जो वकील साहब जा रहे थे उनको वहीं पे रोक दिया। और कांग्रेस के जो बड़े लीडर उनको ले जा रहे थे वो पीछे मुड़ के देखे भी नहीं और उनको एंट्री भी नहीं कराए। वो सम्मेलन में गए, सम्मेलन खत्म हुआ, फिर वापस आए तो जो वकील साहब गए थे उनके मन में गुस्सा भरा हुआ था। इस बात को कांग्रेस के नेता जान भी रहे थे, इसलिए उन्होंने आते ही उनके कंधे पे हाथ रखा, बोला कि जिसके हाथ में ताकत होती है वो दरवाजा तोड़ करके अंदर चला जाता है, आपके पास ताकत नहीं थी, आप बाहर ही रुक गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बात है कि यहाँ पर जैसा कि भाजपा में हम सुनते हैं अनुशासन, जो कहेंगे हम करेंगे, जैसा भी ये रीति नीति वहाँ की रही है। ठीक है, अंदर खाने में हर जगह ये स्थितियाँ होती हैं, सतह पर कम आती थी, कई बार आई भी हैं, लेकिन कांग्रेस के जैसे मैंने कहा नेता खुलकर बोला करते थे इन बातों को। तो चूंकि ये चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि समय इस ओर इशारा कर रहा है और साथ ही कुछ तकनीकी त्रुटियां भी थी, जिस वजह से प्रवक्तागण से एक विशेष जो चर्चा करनी थी वो नहीं हो पाई। फिर भी जो भी बातें निकल कर आई हैं, चर्चाओं से जो भी निकल कर आया है, सत्व निकल कर आया है, आपने जो बातें बताई हैं वो इस विषय को सार्थक बनाती हैं। मैं मानता हूँ इतनी पर्याप्त हैं। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर किरण बघेल, अनिल चौहान जी और रमेश पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे, बात थी कि अगर एक विषय पर चर्चा करनी है, संवाद करनी है, तो हम देखते हैं चुनौती देने के बाद वो विषय वहीं समाप्त हो जाता है। कुछ दिन तक राजनीति होती है, लेकिन क्या कभी ऐसा संभव है कि ऐसे संवाद हों? मैं ये नहीं कहता किस सरकार के समय, कब, कैसे, कहाँ, लेकिन जब भी सरकारें हों, अलग अलग सरकारें हों, तो विषयों पर क्या ऐसा संवाद हो, या फिर ऐसी चुनौती देकर कुछ राजनीतिक और गलियारों में सुर्खियां बटोर कर कुछ चर्चाएं अपने झोली में डालकर इसे फिर वहीं समाप्त कर दिया जाए। तो आज की चर्चा में, आज के डिबेट में, आज के इस विषय पर इतनी ही बातचीत। कल किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।